नमस्कार। सरकार से सवाल करने पर गिरफ्तार हुए प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला मंत्री खुला घूम रहा है। इधर भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान गोदी मीडिया ने जो नंगा नाच किया, वो सबने देखा। पूरी दुनिया में भद पिटवाने के बाद भी अकल नहीं आई। नंबर बढ़ाने में माहिर अर्नब के चैनल ने टर्की के कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया। यहां तक कि वोटरों से कांग्रेस को वोट ना करने की अपील की और कांग्रेस पार्टी को बैन कर देने की मांग भी की। बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब कुछ भी धन्यवाद। हो रहा है, कुछ भी, सत्ता परस्त लोगों को कुछ भी बोलने की आजादी है। क्या सच क्या झूठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, निश्चित रूप से। और अभी की जो परिस्थितियां हैं और उसमें आपने दो तीन जो बड़े सवाल खड़े किए कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच में प्रोफेसर अली खान को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा जो उन्होंने लिखा है उसकी व्याख्या करेगा और ये कहेगा कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। लेकिन कम से कम अंतरिम जमानत दी, ये सुखद पहलू है। और हम सब जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का संरक्षक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो निर्णय है उसकी व्याख्या करने का, उसका विश्लेषण करने का हम सबका मौलिक अधिकार है। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर अली खान ने जो टिप्पणी की थी उसमें आपत्तिजनक क्या था, ये भी देश के सामने आना चाहिए था। दूसरा जो सबसे भयानक है कि इसी दौरान तमाम टीवी चैनल, मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता, इस देश के जो तमाम आपके दर्शक हैं वो जानते हैं, जो पागलपन दिखा रहे थे कि साहब इस्लामाबाद में फौज पहुंच गई, कराची पर हमला कर दिया, यहां यहां हमला हो गया और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, किसी ने तो पीओ को कोई भारत में मिला दिया था। इस तरह की जो जर्नलिज्म हो रही थी, ये भड़ैती है, ये पत्रकारिता नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त लगाम लगानी चाहिए। बल्कि होना तो ये बहुत पहले चाहिए था, सो मोटो लेकर के इस तरह के तमाम एंकर्स को कड़ी सजा देनी चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे देश का अपमान हुआ। आप भले ही किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, चर्चा करवा रहे हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बेहद कमजोर हुई है। और मीडिया का जो हाल हुआ है, मुझे लगता है कि अब वापस नहीं आ सकता एक लंबे समय तक। और जो आप जैसे तमाम पत्रकार हैं प्रतिबद्ध, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे मीडिया की प्रतिष्ठा को वापस लाने में। तो आज का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ सवाल भी पीछे छूट रहे हैं। इधर जो आपने और अपने पृष्ठभूमि में कहा, अर्णव गोस्वामी और उन्हीं के साथ अमित मालवीय भी, जो बिल्कुल, बीजेपी सुपर आईटी सेल एफआईआर के हुई है। प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा उस वीडियो को रीट्वीट किया, राहुल गांधी पर इल्जाम लगाए, कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाए। ये कितना मूर्खतापूर्ण है। और मैं ये कतई नहीं मानता हूं तो कि जो तुर्की में जो कांग्रेस सेंटर था वो क्या है, इसकी जानकारी अर्णव गोस्वामी को नहीं होगी। इतना तो मैं नादान नहीं समझता, या अमित मालवीय नहीं जानते होंगे। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें मालूम है कि हमारे ऊपर कुछ होगा नहीं, हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं, और हम ये नैरेटिव एक बार चलाएंगे, आगे चल करके वो अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम माफी मांग लेंगे। वैसे ही माफी मांगने वाली जमात में ही वो लोग हैं और सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सख्त कदम उठाया है। अब कर्नाटक में उनकी सरकार है, तो कर्नाटक में जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा एफआईआर कराई है और उन धाराओं में एफआईआर कराई है। अब मुझे तो वो दृश्य याद आने लगा अर्णव गोस्वामी का, रात दिन चीखने और चिल्लाने वाला व्यक्ति, जैसे ही वो पुलिस देखता है किस तरह से छिपता है, डरता है। और आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं चैनल पर बैठ करके, आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इन्हें तो संविधान के हत्यारों के जुर्म में जाना चाहिए अंदर, जिस तरह का आप दिखा रहे हैं। ये देश की
अखंडता और देश की संप्रभुता को आप दांव पर लगा रहे हैं। भाई जब आप कांग्रेस के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं तो असल में आप जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो इंटरनल संप्रभुता है भारत की, उसको ही आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं रविकांत सर, बाकायदा अपील करते हैं कि वोटर्स कांग्रेस को वोट ना करें और कांग्रेस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। हाँ, ये और भी मजाक है कि आप कौन हैं? क्या हम और आप किसी पार्टी को बैन करने की बात कह सकते हैं? हम उस विचारधारा से असहमत हो, उस पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कहने का कोई राइट नहीं। सवाल उठा सकते हैं, सवाल डेफिनेटली हम एकदम नहीं। किसी भी पार्टी का, चाहे हम उससे सहमत हो, उसके विचारों से, उसकी नीतियों से, सवाल पूछना काम हमारा है, लेकिन किसी पर बैन करना, किसी को वोट नहीं देने की अपील करना, ये दरअसल ऐसा लगता है कि वो मीडिया नहीं है बल्कि उस पार्टी का एक संगठन बनकर के काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बनकर के अर्णव गोस्वामी ये काम कर रहे हैं और लिहाजा उन्हें पत्रकारिता की बिरादरी से पहले बाहर किया जाना चाहिए और फिर उस आदमी पर वो सख्त कार्रवाई हो ताकि वो नजीर बन सके कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करेगा आइंदा। ये बहुत जरूरी है। और अदरवाइज जो गोदी मीडिया है, जो गोदी में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी अनर्गल, और हमें लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है, संविधान की रक्षा की, इंटरनल डेमोक्रेसी की रक्षा की, और उसे स्वतः संज्ञान में लेकर के ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के विजय शाह पर कार्रवाई का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने दिया था और उसकी प्रशंसा पूरे देश ने की। लेकिन वहां भी बचे हुए हैं, जो आपने कहा था प्रोफेसर अली खान को जेल भेजा जाएगा, वो तो जमानत उनको मिल गई, अदरवाइज कितने दिन के लिए वो अंदर होते, पुलिस उनको कितना प्रताड़ित करती। क्योंकि जो महिला आयोग की मंत्री खुला घूम रहे हैं, उनका पार्टी से इस्तीफा तक नहीं हुआ है अभी तक, पार्टी इस्तीफा लेने से डर रही है। डर क्या रही है, वहां पॉलिसी है। हम और आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता, और इस्तीफा गांधी जी के हत्यारे का जिंदाबाद करने वालों का भी नहीं होता है। उनको तो बाकायदा पार्लियामेंट में पहुंचा दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं हम दिल से माफ नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो कहे कि हम विजय शाह को भी दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन विजय शाह के साथ होगा कुछ नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को वहां पार्टी में प्रमोशन मिलता है। ये बदजुबानी क्यों होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलिए, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, राहुल गांधी के खिलाफ बोलिए, आपका प्रमोशन होगा। राष्ट्रवादी दिखाती है, इतना राष्ट्रवादी दिखाती है कि राहुल गांधी की तस्वीर और जनरल मुनीर, पाकिस्तान वाले जनरल मुनीर की तस्वीर एक साथ मिला करके खूब वायरल करती है, लेकिन बाद में अपने ही मंत्री के खिलाफ चूं तक नहीं करती। जिस तरीके से भाजपा को तकलीफ हुई, क्योंकि अगर हम अली खान के ऊपर, जो प्रोफेसर अली खान के ऊपर जो एफआईआर हुई, जिन लोगों को तकलीफ हुई वो भाजपा के लोग थे, भाजपा का महिला आयोग, भाजपा के युवा मोर्चा के नेता। भाजपा को तकलीफ हुई तो फिर भाजपा को तकलीफ अपने मंत्री से नहीं हुई, ऑब्वियस है नहीं हुई। उनको उन लोगों से भी तकलीफ नहीं जिन्होंने आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो वीडियो उपलब्ध है। आज चाहे तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उनके हाथ में तिरंगे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो उनकी गिरफ्तारी क्यों होगी? ना विजय शाह की गिरफ्तारी होगी, ना उस डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होगी जिसने क्या बोला। तो यहां पे ना इस्तीफे होते हैं और ना ही उनको जेल भेजा जा सकता है, ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हें मालूम है कि जब सैया भय कुतवाल तो हमें डर काहे का। ऊपर से लेकर के नीचे तक हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको जो मन में आता है वो बोलते हैं और दूसरे लोगों पर। बल्कि मैं तो ये पूछूंगा कि जो मैडम रेनू जी हैं, शायद उनका नाम रेनू ही है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, जी जी जी, उन्होंने क्या ऐसा पाया है प्रोफेसर अली खान के उस ट्वीट में, वो देश को बताना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोला है
तो मुझे भी कंडेम करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी आलोचना करूंगा उस व्यक्ति की जिसने भी ये किया है। तो ये पता तो चले। हमने उनके कई वीडियो देखे जिसमें वो डिबेट कर रही है बाकायदा। बार बार उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी पंक्ति है जिस पर आप कहें कि वो पाकिस्तान परस्त या देशद्रोही, या उन्होंने सेना का अपमान किया, या हमारे महिला विंग कमांडर का अपमान किया। वो पंक्ति नहीं बता पाती है। लेकिन प्रोफेसर अली खान को जेल हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। ये थोड़ा उम्मीद पैदा करता है इस देश में कि अभी लोकतंत्र है, अभी कानून है, और सुप्रीम कोर्ट से ही सारी उम्मीदें हैं। वरना इस सरकार से कोई उम्मीद लगाना, मुझे लगता है कि वो दिन में स्वप्न देखना है। राहुल गांधी तो उनके लिए, अब राहुल गांधी ने एक्चुअली बेचैनी बढ़ाई हुई। राहुल गांधी की तस्वीर को वो मुनीर के साथ क्यों मिक्स करते हैं? राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया था? राहुल गांधी ने लगातार इस सरकार का साथ दिया कि सरकार आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसले लेगी, हम उसके साथ हैं। इस देश का पूरा मीडिया, इस देश के पूरे जिम्मेदार लोग, इस देश का विपक्ष, सबने सरकार के साथ खड़े होकर के ये कहा कि आपको जो करना है वो आप कीजिए। भारत की सेना को ऑपरेशन करने की पूरी आजादी, कहीं कोई सवाल नहीं, कोई इफवट नहीं। और जब जिस समय हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के मुहाने पर थी, उस समय ट्रंप का ट्वीट आता है कि साहब सीज फायर के लिए तैयार हो गया भारत और पाकिस्तान। ये सरासर भारत की संप्रभुता पर हमला है। इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान को उन्होंने दो टुकड़े किया था, उस समय शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौते में बहुत स्पष्ट था कि कोई तीसरा देश हमारे बीच, चाहे वो व्यापार का मामला हो या युद्ध का मामला हो, कभी भी तीसरा देश कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ने धज्जियां उड़ा दी उस शिमला समझौते की, जो भारत को पाकिस्तान से कई फरलांग आगे दिखाता था खड़ा हुआ। ट्रंप कह रहे हैं साहब कि हमने कराया, एक बार नहीं 4-4 बार, कि हमारे दबाव, हमने कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे। तो व्यापार के लिए इतनी तकलीफ थी, वो तो कि कहीं अंबानी और अडानी को कुछ खाने की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये हालातों में टर्की में कांग्रेस कार्यालय वाली झूठी खबर फैलाने के बाद, गोदी मीडिया ने जो ये खबर फैलाई, उसके बाद भाजपा और टर्की के रिश्ते की भी खूब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अर्दोगान के एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें कोई बीजेपी के नेता है, उन्होंने बाकायदा बीजेपी का पटका उनको पहना दिया। जी जी। कल हमसे किसी ने पूछा कि देखिए भारत और तुर्की के कितने अच्छे रिश्ते थे। वायरल तस्वीर है। जी 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 जी, ये कोई चौबे है, मुझे लगता है जो नेता है, लिखा होगा उस पे, उनका नाम भी लिखा होगा। अब एक तो बहुत बड़ी निर्लज्जता और ये मूर्खता है कि आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को किसी पार्टी का पटका पहने। अगर आपने यही भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसके 3 रंगों का पटका पहनाया होता तो हमारे देश का मान बढ़ता। तो एक तो आपने पहले मूर्खता की, और दूसरा, क्या संबंध बीजेपी और अर्दोगान के बीच में थे? देश के साथ नहीं थे। और जब मुसीबत में ये देश था उस समय वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तुर्की कम से कम 4 बार गए हैं प्रधानमंत्री, तो वहां क्या आप कर रहे थे? वहां केवल आप, एक डाक टिकट जारी हुआ मोदी के नाम पर, मोदी का चेहरा उसमें छपा हुआ, ये उपलब्धि थी साहब भारत की? या भारत की ये उपलब्धि होती कि तुर्की भारत के साथ खड़ा होता? लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पूरा सहयोग कर रहा था। बाद में शहबाज शरीफ ने उसका धन्यवाद भी दिया। और आपकी विदेश नीति इतनी बुरी तरीके से फेल हुई, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। बाद में कौन खड़े हुए? 2 देश, एक अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का शासन है, और दूसरा इजराइल। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने इस देश का कितना बेड़ा गर्क किया। जब ये देश गरीब था, जब इस देश में आधे लोग एक वक्त का ही मुश्किल से खाना खाते थे, उस समय नेहरू के नाम पर पूरे दुनिया में जलवा हुआ करता था भारत का। भारत ने कई मामलों में मध्यस्थता की है।
तब भी लोग भारत की तरफ देखते थे। आज क्या हालात है? अदना सा देश पाकिस्तान, कोई हैसियत नहीं थी भारत के सामने। उत्तर प्रदेश से कम उसकी पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ 24 करोड़ आबादी पाकिस्तान की। वो देश जो खुद ही पहले से बीमार है, वो खुद ही वहां पर अब जूझ रहा है अपनी गरीबी से, उस देश के साथ आप साफ समझौते के लिए तैयार होते हैं ट्रंप के हस्तक्षेप में। और आश्चर्य कि जयशंकर साहब कहते हैं हमने पहले ही सेना को बता दिया था। तो आप कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे थे, किस पर करने जा रहे थे? जब आप सूचना दे रहे थे तो क्या आतंकवादी वहां बैठे रहेंगे कि आ बैल मुझे मार? ये इतना बड़ा फेल्योर है विदेश नीति का, जिसकी भरपाई आने वाले दौर में बड़ी मुश्किल से होगी। लेकिन आपको क्या करना है? दरअसल ये एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा है कि कैसे चुनाव जीतना है और सत्ता में रहना है। और सामने कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को किसी तरीके से देशद्रोही साबित कर दी। राहुल गांधी ने वो सवाल कि भाजपा चाहे जितनी कोशिश करे विपक्ष को गलत साबित करने की, देशद्रोही साबित करने की, भाजपा जितनी कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री के सर पर ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा बांधने की, लेकिन वो बात हो नहीं पा रही है। पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है सर जो हर चीज का क्रेडिट लेने वाले आज कोई क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं? सारा क्रेडिट, सारा शौर्य सेना का गिना जा रहा है। देखिए प्रज्ञा जी, ठिठराई का भी एक समय होता है, झूठ का थोड़ा सा समय का होता है बोलबाला, मैं मानता हूं, बिल्कुल, लेकिन स्थायी नहीं होता है। इसको एक कहने कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सेना के शौर्य को देश के प्रत्येक नागरिक ने सैल्यूट किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या मोदी जी करने गए थे? आज मैं एक फोटो देख रहा था जिसमें ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। मोदी जी यहां सेना की ड्रेस में और बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। और वो गए, उसके बाद रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर का फोटो, मोदी जी का फोटो। जैसे कोरोना काल में थैंक यू मोदी जी बोला जा रहा था। ये बेशर्मी और निर्लज्जता की हद हो नहीं रहा। क्यों ऐसा? हर बार तो ये छड़ी चल जाती थी चमत्कार की। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इस बार जो सबसे बड़ी वजह थी, एक तो गोदी मीडिया ने हद दर्जे का झूठ बोला, हद दर्जे का, और सीज फायर आपने कर लिया। पूरा देश जब साथ था और सेना वो काम करने जा रही थी, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने जा रही थी, और उसी समय आपने सीज फायर किया। तो लोगों के भीतर जो उस समय गुस्सा था, उस गुस्से को आपने छोड़ दिया और घुटने टेक दिया। वजह क्या थी ये अंदरूनी तौर पर तो हम लोग नहीं जानते हैं। ट्रंप के आगे आप क्यों झुक गए? अंबानी अडानी के फायदे के लिए झुके क्या? तो वो लोगों को अभी गुस्सा है, वो टीस है। इसलिए मोदी जी कितना भी प्रोपेगेंडा करें, कितना भी झूठ बोलें, कितना भी पाखंड करें, वो लोगों के दिल में जा नहीं पा रहा है। क्योंकि लोग तो ये देखना चाहते थे कि सेना आकर के जवाब, और इन्होंने सेना को भी टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया है। प्रज्ञा जी, कल आपने वो वीडियो देखा परसों का? सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये तो हुआ ही नहीं था, और भारत की सेना ने उसे वापस लिया। ये कितना बड़ा अपमान है भारत की सेना का। और कौन कर रहा है? ये सरकार टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है सेना को, और इससे ज्यादा और निर्लज्जता और अपमान की कोई बात नहीं हो सकती। ये वहां तक आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अगर आपके गले की हड्डी बन गया है, राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, और जब सीज फायर किया उस समय भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत की सेना कहां तक पहुंच गई थी, और क्यों आपने सीज फायर किया? तो ये जवाब आप नहीं दे पा रहे। उसके एवज में राहुल गांधी को मुनीर का आधा लगा देंगे तस्वीर, और इधर कोई अली खान अगर कोई सवाल पूछ लेगा तो उसको उठाकर जेल भेज देंगे। और अपना जो मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, जो मंत्री है, वो खुला घूमेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जनता त्रस्त हो चुकी है। ये सब देख देख करके उसकी आंखें पथरा गई हैं कि वो 15 लाख कब आएंगे। वो भी सवाल है बहुत समय, उस समय के।
साहब ये तो तीसरी अर्थव्यवस्था देश बनने जा रही है, लेकिन 82 करोड़ लोग कटोरा लेकर के 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। हमको जो असली डिग्री लेकर के नौजवान बैठे हुए हैं उनको भी नौकरी नहीं है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं, और अब गोदी मीडिया ने जिस तरह से झूठ फैलाया और मोदी जी जिस तरह से चीजें वो बीजेपी आईटी सेल करता रहा है, अब वो प्रपंच पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, इसलिए लोग भरोसा नहीं कर रहे। अब आप कितना और प्रोपेगेंडा करेंगे, चाहे रेलवे के टिकट पर आप छापे, चाहे प्लेटफॉर्म पर लगाएं, एयरपोर्ट पर लगाएं, खेल के मैदान में लगाएं, और पेट्रोल पंप पर लगाएं, लेकिन हालत यह है कि लोग वो पेट्रोल पंप पे लगा हुआ पर्टिकुलर तस्वीर को देख करके मुंह बिदकाते हैं। उन्हें मालूम है, कई बार तो हंसते हैं कि जैसे मोदी जी गए थे ऑपरेशन सिंदूर करने, और जवाब तो अभी वो मांगा जा रहा है कि वो जो आतंकवादी घुसे थे पहलगाम में, जिन्होंने भारत के नागरिकों की हत्या की, वो कहां है, उनकी गर्दनें कहां है? सबसे बड़ा सवाल ये सवाल ना पूछा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने नंगा नाच मचा रखा है, किस तरीके से टर्की के कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस कार्यालय बता दिया और बाद में माफी मांगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल कांग्रेस ने एफआईआर करवा दी है। फिलहाल के इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।